गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे और फास्ट वे में करेंगे बच्चों। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही एम्फेसिस करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनका आपको पता होना चाहिए, रिपीट हो सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर वर्ड इज ऑफ लैंग्वेज, कंप्यूटर किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के जो एचएससी है वो क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज का, किस भाषा का वर्ड है? ये लैटिन भाषा का, ये ध्यान रखना बच्चों। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का इन्वेंटर कौन है? किसने कंप्यूटर साइंस की खोज की थी? तो बच्चों ये है एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। अगला है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंटर। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर साइंस है एलन ट्यूरिंग और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का जो खोज थी वो सबसे पहले किसने की थी? ये थे ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेटेड डिवाइस, सबसे पहले कैलकुलेशन कहां पर की गई थी? कौन सा डिवाइस है बच्चों? ये है एबाकस। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एबाकस, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट्स हैं आपको आने चाहिए किसी भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो है ये बेसिक चीजें हैं और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम सारा सिलेबस करेंगे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है इस वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी से अलग है लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए ये बेसिक और ये पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप इनका भी ध्यान रखिएगा। अगला है हु इज द इन्वेंटर ऑफ द पंच कार्ड। पंच कार्ड का इन्वेंटर कौन था बच्चों? ये थे हरमन, इनका पूरा नाम था हरमन होलेरिथ, होलेरिथ, ठीक है। हरमन होलेरिथ, हरमन से याद कर लेना, ह दोनों में एच कॉमन है, ठीक है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन था बच्चों? ये थे एडवर्ड रोबर्ट, एडवर्ड रोबर्ट, ठीक है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस मशीन, डिफरेंस मशीन और डिफरेंस इंजन का जो इन्वेंटर था वो कौन था सबसे पहले? तो ये थे बच्चों चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। चार्ल्स बैबेज, आई थिंक यहाँ पे सी आएगा बच्चों, हिंदी में लिख देती हूँ चार्ल्स बैबेज, ठीक है। चार्ल्स बैबेज जो थे आपके डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर थे पहले। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या बच्चों? मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था मेरे हाथ में, उसमें फुल फॉर्म पूछी हुई थी आईबीएम की। तो आईबीएम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है बच्चों पीडीए स्टैंड फॉर, पीडीए की फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो यहां पर बच्चों मैं कोशिश करूंगी कि साथ से साथ एक बार आपको रिवीजन कराते हुए याद कराते जाओ, इसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आईबीएम 400 जो कंप्यूटर था कौन सी जनरेशन में आया था बच्चों? ये आया था बच्चों आपका सेकंड जनरेशन में। IBM 400 जो कंप्यूटर था इस कब आया था? ये सेकंड जनरेशन में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। सेकंड जनरेशन था। आईसीज, आईसीज की फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसीज सबसे पहले कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी? जनरेशन अभी हम करेंगे, डोंट वरी, बट उससे पहले कुछ ऐसी कॉमन टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। आईसी जो सबसे पहले यूज हुई थी ये हुई थी बच्चों थर्ड जनरेशन के अंदर, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज यूज हुई थी, ठीक है। और जो बच्चों VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये कब यूज हुआ था? ये हुई थी फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है बच्चों। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड जनरेशन थी कंप्यूटर की वहां पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए थे। ये भी आप याद कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम
यूज हुए थे आपके कहां पर, सेकेंड जनरेशन के अंदर, ठीक है, विजिबल है आई थिंक, यस बच्चों। सेकेंड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन के अंदर आपकी आईसीज यूज हुई थी, और फोर्थ जनरेशन में बच्चों माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या क्या आपको यहाँ पर बताया है। फर्स्ट, जो कंप्यूटर वर्ड है ये किस लैंग्वेज का है, ये है बच्चों लैटिन भाषा का। किस भाषा का वर्ड है ये, लैटिन भाषा का। कंप्यूटर साइंस का इन्वेंटर कौन था, किसने खोज की थी कंप्यूटर साइंस की, एलन ट्यूरिंग ने। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंटर कौन था, ब्लेज पास्कल। फर्स्ट कैलकुलेटेड डिवाइस एबाकस, क्या, फर्स्ट कैलकुलेटेड डिवाइस एबाकस। इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड हर्मन हॉलरिथ, डबल एच से आप याद कर लेना पंच कार्ड के लिए। हु इज इन्वेंटर ऑफ पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन था, एडवर्ड रोबोट, ठीक है। हु इज इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस मशीन, डिफरेंस मशीन का कौन था, चार्ल्स बैपेज। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बच्चों। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आईबीएम 400 सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन में एक और चीज हुई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम बनी थी बच्चों, ठीक है। आईसीज, आईसीज जो है थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एडवांस वर्जन है बच्चों वो थर्ड जनरेशन में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर तो इनिशियली यूज किया गया था, बेसिक था यहाँ पर, लेकिन जो डेवलप्ड वर्जन है, एक एनहांस्ड वर्जन जो आप कह सकते हैं, वो थर्ड जनरेशन में था। वीएलएसआई, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या था, कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, फोर्थ जनरेशन में। और एक चीज और हुई थी फोर्थ जनरेशन में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर। तो बच्चों आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। अब चलते हैं बच्चों कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक टॉपिक है वहां से, एनसीईआरटी के 11th क्लास के सिलेबस से शुरू करते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन पेपर जो है बनता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स करेंगे, बहुत जल्दी फास्ट वे में करेंगे बच्चों। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रही, अगर डिटेल में किसी को समझना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर, आप वहां देख सकते हो। और वहां का वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आपको और सब्जेक्ट चाहिए, लाइक डेटा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क है, वो मेरे को अपने इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। वहां कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल पर आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, आप उनका देख लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं फास्ट वे से आपका रिविजन कराऊंगी, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। डिटेल में किसी को जाना है तो मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। यस बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट लेता है और आपको आउटपुट देता है, और यहां से मेमोरी होती है, ठीक है। ये है इनपुट, ये है आउटपुट, यहां पर प्रोसेस होती है आपकी, और ये है मेमोरी, ठीक है। तो a computer is an electronics device which takes inputs and process it and provide the output, ठीक है, and stores the data in the memory, ठीक है बच्चों। और जो ये प्रोसेसर है जिसको आप जनरली सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मत लिखाना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर गिवन होगा कंट्रोल प्रोसेसिंग, तो आपको क्या लिखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये कंप्यूटर का सेंटर होता है, ये इनपुट लेता है और आउटपुट आपको देता है। ये जो आपका सीपीयू है बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट। लिख देती हूँ साथ साथ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है बच्चों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है जो भी कैलकुलेशन का काम होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, वो सारा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक है। किसको कब डेटा चाहिए, कहाँ से इनपुट लेनी है, किसको प्रोवाइड करानी है, कहाँ पर इसको प्रोसेस कराना, ये सब जो डिसीजन लेता है ये कंट्रोल यूनिट लेती है। और एएलयू का सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिकल जो आपके फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती है, वो आपका एएलयू करेगा, ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, एक तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं।
अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको वहां से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, या फिर पूछा गया होगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इनपुट डिवाइसेस है आपका बारकोड रीडर, MICR, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, माउस, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होता है बच्चों इनपुट और आउटपुट दोनों में कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, जो आपको अगर कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर, तो टच स्क्रीन आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या बोथ है, तो आप बोथ पे निशान लगाएंगे। क्योंकि टच स्क्रीन से जैसे ही आप टच करते हैं, तो टच करने का मतलब क्या, आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देते ही क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। स्कैनर, स्कैनर बच्चों आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। फाइन। अब आ जाती है बात आपकी आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं बच्चों, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं प्लॉटर और प्रोजेक्टर के अंदर, और ऑप्शन में एग्जाम में इसी तरीके के दिए जाते हैं। सबको पता है कि मॉनिटर भी है जिससे आप आउटपुट देख सकते हो, प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, प्लॉटर और प्रोजेक्टर भी आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो प्लीज इसमें भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले मेमोरी की, उसके बाद बच्चों हम करेंगे जनरेशन की बात, कि कौन सी जनरेशन में क्या हुआ था। ठीक है। अब मेमोरी की बात कर लेते हैं। ये स्टूडेंट, मेमोरी जो है आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को आप सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है। इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी तीनों चीजें सेम है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो बच्चों प्लीज कंफ्यूज मत होना। और इसी तरीके से एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सेम चीज है। एग्जाम्पल है आपके इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी के रैम और रोम। रैम और रोम दोनों ही आपकी मेन मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है। अब जो बच्चों रैम क्या है, आपकी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब आपके सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है, तो उसमें जो भी डाटा आपका सेव होगा वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो उसका मतलब होता है वॉलेटाइल, जिसमें डाटा नहीं रहता, सिर्फ आप जब तक आपका सिस्टम हो ना तब तक उसमें डाटा रहेगा, उसके बाद वो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। और जो रोम है बच्चों ये नॉन वॉलेटाइल है। क्या, ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में की अगर पावर ऑफ हो जाए तो भी इसके अंदर डेटा रहता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से। अभी आप समझो कि रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, रैम आपकी वॉलेटाइल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द सेमीकंडक्टर मेमोरीज, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर बच्चों आप रैम और रोम दोनों को बताएंगे। ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी या आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी, उसके एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं तो हार्ड डिस्क, सबको पता होता है बच्चों, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क। ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क पे आपको कंफ्यूज करेगा। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसकी हाईएस्ट स्पीड होती है, सबसे फास्ट स्पीड होती है बच्चों ब्लू रे डिस्क की। ठीक है। और जो एक्सटर्नल मेमोरी अगेन वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझ गए कि जैसे सिस्टम की पावर ऑफ होगी तभी भी आपका डाटा उसमें रहेगा, वो होता है नॉन वॉलेटाइल। अब हम पहले जो बात करेंगे बच्चों, वो एक बार मैं आपको रोम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है। रोम क्या होती है और रोम की टाइप्स क्या, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बनता है। यस स्टूडेंट, जो रोम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ये किस टाइप की मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है। कौन सी मेमोरी है, इसको भी हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही कंसीडर करते हैं बच्चों। और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेमीकंडक्टर है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है। अब देखो, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, रैम की फुल फॉर्म यहां लिख देती हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस टाइप की मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर बात करते हैं रोम की टाइप की। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। जब रीड ओनली मेमोरी है तो आप क्या रीड करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा। तो जब बच्चों इसके अंदर लिखा होता है ना रोम के अंदर, ये जब आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इसमें जो कंटेंट आपके कंप्यूटर के लिए
जरूरी होते हैं। कंट्रोलिंग का जो पार्ट होता है वो आपका रोम के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो ये एक ही बार लिखा जाता है और इसको मैन्युफैक्चरर लिखता है, इसलिए ये रीड ओनली मेमोरी। दोबारा आप इस पे कभी राइट नहीं, आप इसको नहीं ये कह सकते हो कि एक सिंपल जो प्रोग्रामर है वो इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर राइट भी करना है तो मैन्युफैक्चरर ही करेंगे। जो ये फर्दर वेरिएशंस आ गई हैं रोम की, इनमें फर्दर राइट करने का प्रोसीजर है, ठीक है। बट कौन करेगा यहाँ पे राइट? मैन्युफैक्चरर करेगा, ना कि प्रोग्रामर करेगा। अब एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको प्रोग्राम किया जाता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू? तो बच्चों ये आपकी रोम ही है, और पी रोम जो इसकी टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको कौन राइट करता है? मैन्युफैक्चरर राइट करता, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला आ गया बच्चों ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या है? एक बार मैं आपको फुल फॉर्म भी लिख दूं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है बच्चों। अब मैंने अभी एक बार आपको बताया कि रीड ओनली मेमोरी जो थे एक ही बार राइट होता है, इस पे बार बार राइट नहीं होता। स्टार्टिंग में जो ये रोम आई थी, उसके बाद एक नई एडवांसमेंट तो देखो आती जाती जरूरत के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ कि ईपी रोम आई। ईपी रोम से क्या हुआ कि जो ऑलरेडी रोम के अंदर डाटा लिखा है आप उसको इरेज करके दोबारा से इसको राइट कर सकते हो। कौन करेगा? लेकिन इसमें भी मैन्युफैक्चरर ही करेगा, इरेज करके, ठीक है। तभी इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अब इरेज किस तरीके से करेंगे बच्चों? यहाँ पर इसमें हम इरेज करेंगे बच्चों अल्ट्रा वायलेट रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उनसे आप इसको इरेज कर सकते हो। तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, कौन सा प्रोसीजर वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल, एक वर्ड बस एक आगे ऐड हो गया, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब तो गलती नहीं करोगे क्योंकि मैं कई बार लिख चुकी हूं इसको, इसीलिए लिखती हूं मैं ताकि आप बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है? इरेज तो आप करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। इसमें इरेज कैसे करेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। इसमें कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल रेज के थ्रू। तो बच्चों ये था रोम। रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होते। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें डाटा लिखा हुआ होता चाहे आपका सिस्टम ऑफ हो जाए तब भी, ठीक है। और इसमें डाटा किस टाइप का होता है? कंट्रोलिंग से रिलेटेड डाटा लिखा जाता है। कौन लिखता है इसको? मैन्युफैक्चरर लिखता है, ठीक है। डिफरेंट इसकी वेरिएशंस आपको पता होना चाहिए, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, इरेजेबल और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि कौन सी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है और कौन सी की लोवेस्ट होती है, क्योंकि HSSC में या किसी और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने लायक है। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये कि कौन सी मेमोरी की स्पीड हाईएस्ट होती है और कौन सी मेमोरी की लोवेस्ट स्पीड होती है। तो बच्चों एक डायग्राम बनाती हूँ, आई होप कि आपको उससे क्लियर हो जाएगा। यस स्टूडेंट, देखिए सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? CPU की होती है, या फिर आप कह सकते हैं CPU किससे मिलकर बना? डिफरेंट रजिस्टर से मिलकर बना है। तो CPU या फिर आपको रजिस्टर्स ऑप्शन दिया गया होगा, तो रजिस्टर्स की सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है सबसे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे होती है बच्चों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? एक टाइप का बफर होता है। साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन भी बता रही हूँ, इस पर भी ध्यान देना। कैश मेमोरी क्या? एक टाइप का बफर होता है। कैश की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। तो बच्चों मेन मेमोरी से डाटा जो है आपका डायरेक्ट कहां पर आता है? ये आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कुछ डाटा को स्टोर करके रख लेती है और जैसे ही आपको CPU को जरूरत पड़ती है CPU को प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कैश मेमोरी में डाटा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट होती है और CPU की स्पीड भी फास्ट होती है, लेकिन मेन मेमोरी की स्पीड जो है CPU की स्पीड से कम होती है, इसलिए इंटरमीडिएट का काम कर लेती है कि आपका मेन मेमोरी से अगर CPU डाटा को उठाएगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए कैश मेमोरी एज अ बफर काम करती है और कुछ डाटा को जो उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये डाटा को स्टोर करा लेती है और डायरेक्ट जो इंटरेक्शन करता है आपका CPU करता है। इस केस में CPU अपना जो डाटा कैश मेमोरी से ले लेता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड की सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी आती है। और तो मेन मेमोरी की 3rd हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और जो लास्ट होती है बच्चों वो 4th होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनता है हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? CPU की, रजिस्टर्स की, ठीक है। या तो CPU ऑप्शन दिया होगा या रजिस्टर, क्योंकि CPU जो है रजिस्टर्स की हेल्प से ही मिलकर बना होता है।
उसके बाद कैश मेमोरी की स्पीड होती है, उसके बाद मेन मेमोरी की होती है और लास्ट में आपकी सेकेंडरी मेमोरी की होती है स्पीड। तो बच्चों आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट करेंगे हम जनरेशन के ऊपर कि किस जनरेशन में क्या क्या हुआ था। ये है हमारी डिफरेंट जनरेशंस कंप्यूटर की। तो यहां पर लिख देती हूँ कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर जनरेशंस में बच्चों सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? 1940 से लेकर 56 तक। क्या यूज होता था इसके अंदर? वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्या यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। यहां से क्वेश्चन बनेगा। इनपुट के लिए क्या मैकेनिज्म यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में? पंच कार्ड। ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी बच्चों? ये थर्ड क्वेश्चन बन गया आपका फर्स्ट जनरेशन से। मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, एनीवैक, यूनिवैक, एडवैक और एडसेक, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके फर्स्ट जनरेशन। जो वैक वाले हो जाते हैं बच्चों वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। एनीवैक का मतलब क्या होता है आपका? एनीवैक का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और यूनिवैक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है बच्चों। और ये आपकी इसके एडवांस वर्जन है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेन जो है इनकी ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, एडवैक की जो वैसे होती है आपकी, इसकी एडवैक की जो होती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट। डी का मतलब होता है डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्क्रीट, यहां से डिस्क्रीट, वी का मतलब वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। इनपुट का मैकेनिज्म क्या था? पंच कार्ड। लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज। एग्जांपल है एनीवैक। कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते थे? एनीवैक, यूनिवैक कंप्यूटर जो है इस जनरेशन के अंदर यूज होते थे। ज्यादा से ज्यादा इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, यूनिवैक और एनीवैक। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर बच्चों कब स्टार्ट हुई थी? 1956 से लेकर 1963 तक रही थी। 1956 से लेकर 63 तक। इनपुट का मैकेनिज्म क्या था? यहाँ पे भी पंच कार्ड ही थे। फर्स्ट जनरेशन में भी पंच कार्ड थे, सेकंड में भी पंच कार्ड थे। यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। लैंग्वेज है जो बच्चों यहाँ पर चेंज हो गई। पहले मशीन में काम किया हमने, फिर हमने असेंबली लैंग्वेज में काम किया। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी और यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था वो इसी सेकेंड जनरेशन में ही हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में डेवलप हुए थे? सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज होते थे सेकेंड जनरेशन में। इनपुट का मैकेनिज्म वही था जो आपका प्रीवियस में था, पंच कार्ड का। ठीक है, यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज यूज हुई सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज हुई। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन क्या है? 1964 से लेकर 1971 तक। अब जो चेंज क्या क्या हुआ, यहाँ पे आईसीज यूज हुई। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए बच्चों। एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ यहाँ पर। और इनपुट का मैकेनिज्म चेंज हो गया, यहाँ पे कीबोर्ड यूज हुआ बच्चों। ठीक है, आउटपुट का मैकेनिज्म चेंज हो गया, यहाँ पे मॉनिटर यूज हुआ। और लैंग्वेज कौन सी यूज हुई? हाई लेवल लैंग्वेज। वैसे भी आप देखो याद कर सकते हो, लैंग्वेज में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी, उसके बाद असेंबली आई थी, उसके बाद आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। उसी जनरेशन में ये आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में क्या है? 1971 से 1971 से लेकर आज तक अभी हम फोर्थ जनरेशन में भी हैं। ठीक है, क्या यूज हुआ था? सबसे अलग जो चीज हुई थी फोर्थ जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर आए थे बच्चों। ये पॉइंट याद कर लेना, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आए थे। और LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स यूज हुई थी। यहाँ पे इंटीग्रेशन चिप्स यूज हुई थी, यहाँ पे उनका साइज और भी रिड्यूस कर दिया गया था लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल के अंदर। फाइन। अब जो फिफ्थ जनरेशन बच्चों अभी भी चल रही है और आगे भी अभी तक चलेगी। अभी कोई एडवांस वर्जन नहीं आया फिफ्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी चिप्स यूज होती थी? वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और या अल्ट्रा वायलेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और AI
जो आपको याद करना है बच्चों, यहाँ पे AI यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है आजकल। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे आप एलेक्सा यूज करते हैं वो क्या है, AI का ही एग्जाम्पल है। और अभी जो बच्चों हम एट प्रेजेंट काम करें, 4th और 5th जनरेशन में काम करें, दोनों में हम साथ काम कर ले। 4th जनरेशन में आपकी सारी जो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पे हम काम करते हैं, अपने प्रोग्राम बनाते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ये सब आपका 4th जनरेशन में आ जाता है। जो AI बेस्ड है वो आपका 5th जनरेशन में आ जाता है। दोनों जनरेशन पैरेलल काम कर रही है। तो बच्चों आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आपको याद भी होना चाहिए बच्चों, 1st जनरेशन की डेट, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, पंच कार्ड यूज हुए, असेंबली लैंग्वेज यूज हुई, और एनीवैक और यूनिवैक इसके एग्जाम्पल्स हैं। 2nd जनरेशन में भी पंच कार्ड यूज हुई, लैंग्वेज आपकी मशीन से आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर आ गए, और आपका वैक्यूम ट्यूब की बजाय यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका 2nd जनरेशन में आ गया। 3rd जनरेशन में आपके आईसीज आ गए थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर को जिसने रिप्लेस कर दिया था, और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था बच्चों। और जो इनपुट का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया था, कीबोर्ड यूज हुई थी यहाँ पर, और आपका हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो गई थी 3rd जनरेशन में। 4th जनरेशन में और एडवांस लैंग्वेज यूज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज हुई, यहाँ पर वेब बेस्ड लैंग्वेज भी यूज हुई थी, जिसमें आप HTML पढ़ते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, हमारी जैसे PHP वगैरह, वो सारी क्या 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। सॉरी, अब ये है 4th जनरेशन में जो सबसे बड़ी बात थी, मिरेकल जो चेंज आया था वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले 4th जनरेशन में यूज हुई थी। 5th जनरेशन अगर आती है तो बच्चों उसमें आप AI बता देना, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बता देना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर्स के टाइप की, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। अब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस जो है डिफरेंट तरीके से की जाती है। एक है यहाँ पे कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एनालॉग क्या होते हैं बच्चों, ये वाले सिग्नल होते हैं जिनकी कंटिन्यूअस वेव्स होती है, उनको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जैसे ह्यूमन वॉइस क्या है, कंटिन्यूअस बोलते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है एक बार स्टार्ट हुए फिर बंद हो गए, फिर बंद हो गए, फिर स्टार्ट हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, थोड़ी सी आवाज हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हम एकदम से स्टॉप नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो आपका एनालॉग होते हैं। एनालॉग के अंदर एग्जांपल आते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स जनरेट कौन से कंप्यूटर करते हैं, एनालॉग करते हैं, जैसे आपकी ह्यूमन वॉइस आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल है थर्मामीटर, पेट्रोल पंप मीटर, मल्टीमीटर, ये किस किस के एग्जाम्पल है, ये आपके एनालॉग के एग्जाम्पल है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगला है डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, इस टाइप की जो वेव फॉर्म होती है ना, अप डाउन, अप डाउन, अप आगे डाउन। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं डिजिटल, यानी कि बाइनरी। यहाँ पे बाइनरी 2 ही लेवल होते हैं, या तो लो या हाई, या ट्रू या फॉल्स, या अप या डाउन। ठीक है, अब है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो बच्चे होते हैं, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये मेडिकल के अंदर यूज होते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह होती हैं, वो सारी क्या हाइब्रिड का ही एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो कैटेगरी बता दी मैंने आपकी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, अगली है साइज के हिसाब से कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। साइज के हिसाब से बच्चों कंप्यूटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और वर्क स्टेशन। ठीक है, अब जो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सुन लो जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम। ठीक है, किसने डेवलप किया था बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, किसने डेवलप किया था, CDAC में। ठीक है, और कहां पर डेवलप हुआ था बच्चों, ये BARC बार्क के अंदर डेवलप हुआ था। किसने किया था, CDAC ने इसको डेवलप किया था। और फर्स्ट भारत का जो कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, वो परम था। अब हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है परम का, वो कौन सा है, परम 1000। ये चीज बच्चों बिल्कुल ऐसा माइंड में बिठा के चलो, CDAC ने डेवलप किया था परम, कहां पर किया था, बार्क में। परम का जो लेटेस्ट वर्जन है अभी जो हमारे पास है वो 1000 है। और दूसरा हमारे पास सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अनुराग। ठीक है, तो 2 हमारे पास सुपर कंप्यूटर है आज की डेट में। उसके बाद है मेन फ्रेम। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जो सुपर कंप्यूटर है ये कहां पर यूज होते हैं बच्चों, वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं यूज होते हैं। और कोई एग्जांपल इसका मैं दे पाऊं, हाँ, न्यूक्लियर में, रिसर्च में। ठीक है, वहां पर ये यूज हो सकते हैं। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है बच्चों,
मेन फ्रेम का जो साइज होता है, वर्ड साइज पूछा जा सकता है आपसे। मेन फ्रेम का जो साइज होता है बच्चों, ये होता है 32 से लेकर 64 बिट तक। IBM 4381 ये मेन फ्रेम का एग्जाम्पल। IBM की फुल फॉर्म पूछी गई थी एक पेपर में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और 4381 जो IBM का सिस्टम है वो मेन फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर में आपके जो PDP वगैरह जो आ जाते हैं आपके, ठीक है। HCL के कंप्यूटर्स हैं, HCL के HCL Horizon 3, ये सब मिनी कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। इसका जो वर्ड साइज होता है बच्चों, ये होता है 32 बिट, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर हम सब लोगों के पास है, जो हम घर में यूज करते हैं जनरली। माइक्रो कंप्यूटर का जो वर्ड साइज होता है वो 8 to 64 बिट होता है। और जनरल जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो सारे ही होते हैं। अब वर्क स्टेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके पास प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होती, जिनकी अपनी मेमोरी नहीं होती, सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। ये मेमोरी को और प्रोसेसर को दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करते, तो वर्क स्टेशन को बच्चों डम टर्मिनल भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट का भी याद रखेंगे आप, डम टर्मिनल पूछा जाए या वर्क स्टेशन पूछा जाए, तो इन सिस्टम के पास सिर्फ क्या होता है, यहां पर इनपुट हुई, ठीक है, इनपुट दी, यहां पे मैं टर्मिनल बना देती हूं ये वाला, और इसने डिस्प्ले करा दिया यहां पे। इसके पास नो CPU और नो मेमोरी, ठीक है। ये सब दोनों चीजें इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ ये इनपुट लेने के लिए और शो करने के काम आता है आउटपुट को, इसको बोलते हैं डम टर्मिनल, ठीक है बच्चों। तो साइज के हिसाब से 5 कैटेगरी है। वैसे जो मैकेनिकल है हमारा, उस हिसाब से हमारे कंप्यूटर की 3 कैटेगरी है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। किसने डेवलप किया था? CDEC में डेवलप हुआ था। कहां पर है? बार्क में डेवलप हुआ था। परम का जो लेटेस्ट वर्जन है परम 1000 है। दूसरा हमारा इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुराग है। उसके बाद मेन फ्रेम है IBM 4381 IBM है। वर्ड साइज कितना है इसका? 32 to 64 बिट है। उसके बाद मिनी पर आ गए, मिनी का साइज है 32 बिट का। और PDP HCL Horizon 3 ये आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल है। माइक्रो 8 से 64 बिट का होता है आपका। और वर्क स्टेशन जो है इसका कोई साइज नहीं होता इसकी, क्योंकि इसकी कोई प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होती, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है बच्चों। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बात करेंगे वर्ड उसकी, यस बच्चों, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे बूटिंग की। बूटिंग जो है बच्चों 2 टाइप की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक आपकी वार्म बूटिंग होती है, ठीक है। कोल्ड बूटिंग में का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली स्विच्ड ऑफ है जब आप इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर शटडाउन करने के बाद जब सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट किया जाता है तो बच्चों वो होती है कोल्ड बूटिंग। ये भी याद रख लेना बच्चों, कोल्ड बूटिंग प्रॉपर जब स्टार्ट होता है आपका सिस्टम तो वो होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है? सिस्टम को जब आप रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिस्टम को जब आप रीस्टार्ट करते हैं उसको हम वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। जो कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जैसे ये डायग्राम है आपका, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देती हूँ जिससे कि आप भूलोगे नहीं एग्जाम में। और ये है आपकी मेन मेमोरी। इनिशियली आपको पता है कि मेन मेमोरी खाली है। जब आपने सिस्टम को स्टार्ट किया तो मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर स्टोर था, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जो इससे डिपेंडेंट पार्ट थे, प्रोग्राम थे, वो भी यहाँ पर मेन मेमोरी में आ गए। ये कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग के अंदर क्या है कि ऑलरेडी सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ आपका मेन मेमोरी के अंदर ही है। सिर्फ आपने क्या किया, रिस्टार्ट का बटन किया जिससे कि आपका सिस्टम जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी चीज सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। और एक डेफिनेशन भी देख लो बूटिंग की। बूटिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें आप बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है बच्चों। अब हम जो बात करते हैं वो हम करते हैं साइज की। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ मेमोरी। देखो इसमें सबसे पहले है आपकी बिट, 1 बिट। 1 बिट किसके इक्वल होती है? 0 या 1 के। उसके बाद आता है बच्चों निबल। निबल किसके इक्वल होता है? 4 बिट्स के, ठीक है।
फिर उसके बाद आ गया बाइट। 1 बाइट किसके इक्वल है? 1 बाइट 8 बिट के इक्वल है, ठीक है, 8 बिट्स के इक्वल है या फिर 2 निबल के इक्वल है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद 1 किलोबाइट आ गया बच्चों। 1 किलोबाइट कितना? 1024 बाइट्स, ठीक है, इसके इक्वल है। 1024 बाइट्स को आप लिख सकते हो 2⁻10 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट आ गया। मेगाबाइट क्या होगा? 1024 किलोबाइट हो जाएंगे बच्चों। क्या है, इस तरीके से आप सीक्वेंस को याद करोगे ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट के बाद आया था आपका पेंटाबाइट, पेंटाबाइट के बाद आया था एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद आया था जोटाबाइट, और जोटाबाइट के बाद आया था बच्चों योटाबाइट, ठीक है। आज जो हम बात कर रहे हैं योटाबाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है कि आपको एक ये वाली सीक्वेंस याद कर लो, KMG, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, ईटा, जोटा और योटा, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है कि आपका मेगाबाइट 1024 KB, 1024 MB के इक्वल है आपका 1 गीगाबाइट, 1024 GB के इक्वल है आपका 1 टेराबाइट, 1024 TB के इक्वल है 1 पेटाबाइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। अब ये एटाबाइट है, एटाबाइट किसके बराबर है? 1024 पेटाबाइट के, जेटाबाइट 1024 एटाबाइट के, योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका तरीका है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। 2⁻10 बाइट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से पावर भी आपकी क्या है, इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे ये 2⁻10 था, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो, लेकिन ये बाइट्स होंगी, ये भी आपको टर्म याद करनी पड़ेगी बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। निबल पूछा जा सकता है, ठीक है, गीगाबाइट पूछी जा सकती है, टेराबाइट पूछी जा सकती है, पेटाबाइट पूछी जाती है। ये बहुत एडवांस चीजें हैं, हो सकता है आपसे ना पूछी जाए, लेकिन यहाँ तक का पेटाबाइट तक कॉमन है, आजकल हम यूज कर चुके हैं, इतना तक हम यूज कर ही रहे हैं। तो ये आपकी टर्म है यूनिट ऑफ मेमोरी की, इनको भी याद। ये स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका सॉफ्टवेयर। तो बच्चों जो सॉफ्टवेयर है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनते जाओ एक बार आप फटाफट से। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्टली मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मशीन, मशीन के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी होती है बच्चों, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं जिसको हम OS बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है, और आपके लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आ जाते हैं बच्चों, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका है डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, मैक, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं बच्चों? इसमें आता है जैसे विनजिप, ठीक है, जो यूटिलिटी में जो सिस्टम की हेल्प करते हैं, सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विनजिप है, जैसे आपका एंटीवायरस है, एंटीवायरस आ गया, डिस्क क्लीन आ गया, ठीक है, डिस्क बैकअप आ गया। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये डायरेक्टली देखो मशीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट आपकी मशीन को मैनेज करने में हेल्प जो करते हैं उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आ गए बच्चों, कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर, असेंबलर लिख सकते हो आप। अभी थोड़ा सा इनके बारे में मैं बताऊंगी, जैसे ये कंप्लीट करूंगी तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी, कंपाइलर और इसके बारे में, इंटरप्रेटर, ठीक है। अगला है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको आप फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं कस्टम और टेलर्ड सॉफ्टवेयर बच्चों, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या, ऑलरेडी मार्केट में पैकेज बना हुआ है, आपको जस्ट परचेज करना, जैसे आपका MS ऑफिस,
ठीक है। MS ऑफिस क्या है, आपकी एप्लीकेशन के लिए काम आता है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, जैसे एक्सेल आपका काम कर सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, स्लाइड बनानी है, पावर पॉइंट काम करेगा। MS एक्सेस बच्चों डेटाबेस का एग्जाम्पल है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS एक्सेस क्या डेटाबेस का एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे थे पैकेज सॉफ्टवेयर की, पैकेज सॉफ्टवेयर में आपका MS ऑफिस आ गया, ठीक है। और आपका हो सकता है इसके अंदर एडोब, पेज मेकर, ठीक है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, ERP सॉफ्टवेयर जिनको आप एज इट इज यूज करते हैं, जिनको आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। कस्टम और टेलर ERP बच्चों इसमें नहीं आएगा, ERP हम इसमें डालेंगे, क्यों, क्योंकि ERP सॉफ्टवेयर क्या है, हर एक एंटरप्राइज का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो, थोड़ा सा जो है बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। एक ब्रॉडली आपका ERP है, उसको आपने कस्टम किया, कस्टम किसके अकॉर्डिंग किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग आपने उसको कर दिया। जैसे पेरोल का है, पेरोल का भी आपका हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना पेरोल सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये आपका कस्टम के अंदर आ जाए। कस्टम का मतलब हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एक तो आपको यूटिलिटी में उलझाएगा आपको, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने के काम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। जो विनजिप है, एंटीवायरस, देखो अलग से इनका कोई काम नहीं है, आपको भी पता है। एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम में अगर कोई वायरस आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने में, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो सकती है, ठीक है। डिस्क क्लीन, डिस्क बैक, ये भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो सिस्टम को जो मैनेज करेगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है कि डॉस, विंडोज है, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लैंग्वेज में आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। पैकेज सॉफ्टवेयर जो बने बनाए आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट आपको पैसा फेंकना है और तमाशा देखना है, वो वाली बात हो गई, ठीक है। तो MS ऑफिस आप परचेज कर सकते हो, पेज मेकर आप परचेज कर सकते हो, फोटोशॉप आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेली आते हैं, आप उनको जस्ट एक परचेज कर सकते हैं। कस्टम में क्या होता है, आप उनको मॉडिफाई करके अपने पर्पज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर की टाइप। अब जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों, वो पढ़ेंगे, एक तो मैं आपको लैंग्वेज बता देती हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की किस किस तरीके से जनरेशन हुई, कैसे कैसे डेवलपमेंट, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद उन लैंग्वेजेस में कौन कौन से प्रोग्राम यूज होते, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज की इवोल्यूशन, किस किस तरीके से हमने कंप्यूटर की इवोल्यूशन हुई, लैंग्वेजेस की, सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज क्या थी बच्चों, जो 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा को एक्सेप्ट करती थी। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देनी है तो आप किस में देते थे, 0 या 1 की फॉर्म में ही देते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था उसके। और मशीन लैंग्वेज आपको भी पता है कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों सेकंड आ गई आपके पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें निमोनिक्स यूज होते थे। निमोनिक्स इस तरीके से, आई थिंक डेफिनेट वो स्पेलिंग होती है बच्चों, निमोनिक्स, M से स्टार्ट होता है बट ये M इसमें साइलेंट है। निमोनिक्स यूज, निमोनिक्स कैसे बच्चों, जैसे ऐड करना है तो ऐड के लिए, सब के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, इस टाइप से निमोनिक्स यूज होते थे यहाँ पे। ये थोड़ा सा इजी कर दिया था असेंबली लैंग्वेज। अदरवाइज क्या करना पड़ता आपको मशीन लैंग्वेज में, ऐड को भी कन्वर्ट करने के लिए कोड होता, जो कि एक याद करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इस टाइप से 0 1 को याद करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मशीन लैंग्वेज जो है आपकी यूजर के लिए लर्न करना बड़ा मुश्किल हुआ। थोड़ा सा इजी हो गया असेंबली लैंग्वेज ने, इसको थोड़ा सा इजी कर दिया। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होता है मैंने बताया, निमोनिक्स। मशीन लैंग्वेज में क्या यूज होता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है। आगे बात आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस को आप समझ सकते हो बच्चों, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जैसे आपने देखा होगा C++, पाइथन भी अभी मैंने डाली है, अभी 3-4 वीडियो डाली है, उसमें भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हम इसमें यूज करते हैं, जैसे हम प्रिंट करते हैं, गेट करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, सील फंक्शन, ये सारे के सारे क्या है, ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम इंग्लिश में इनका मीनिंग होता है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। और बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज के बाद वेब बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी HTML है, DHTML है, और आपकी PHP है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट है,
ये सब क्या है, वेब बेस्ड लैंग्वेजेस हैं बच्चों। एआई बेस्ड लैंग्वेजेस आ गई आपकी लिस्प, ठीक है, ये आपकी एआई बेस्ड लैंग्वेजेस आ गया। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आज के दिन आ गई हैं जो एआई बेस्ड लैंग्वेजेस है। तो बच्चों ये थी कैटेगरी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की कि सबसे पहले मशीन आया, मशीन की ड्रॉबैक को रिमूव किया असेंबली लैंग्वेज ने। कैसे रिमूव किया, निमोनिक्स की हेल्प से। अब निमोनिक्स को भी और इजी कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस है। एग्जांपल आपको पता, जितनी भी लैंग्वेजेस आपने सुनी है ना, कोबोल, फॉर्ट्रान, वो सब क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि वीडियो को पॉज करके देखना बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन पूछने के बाद वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा सोचना, उसके बाद आप आंसर अपने आंसर के साथ टैली करना। जो हाई लेवल लैंग्वेज थी बच्चों, ये कौन सी जनरेशन में आई थी कंप्यूटर की? तो बच्चों ये हाई लेवल लैंग्वेज थी जो थर्ड जनरेशन में आ गई थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड में आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, और थर्ड में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी। और फोर्थ जनरेशन में ऐसा क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में क्या था, एआई बेस्ड लैंग्वेज आ गई थी सारी की सारी। तो ये सब था आपका कंप्यूटर लैंग्वेज के रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ बच्चों, कंपाइलर जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरी बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, और आपके लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आते हैं। अब लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में बच्चों थोड़ा सा मैं रब कर लेती हूँ, इतना ही रब करती हूँ ताकि आपको प्रीवियस से रिलेट कर पाओ। तो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के अंदर बच्चों आपके पास आते हैं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बच्चों, आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज में ही बात करता है, आज भी वो भी बाइनरी नंबर पे ही काम करता है, क्योंकि वो मशीन है, वो डिजिटल है, ठीक है। क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ चुके, कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। डिजिटल है तो 0-1 की फॉर्म में ही काम करेगा, आपकी लैंग्वेज को तो वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो मशीन अभी भी आपकी क्या है, मशीन लैंग्वेज को ही समझते, 0-1 की फॉर्म को ही आपका कंप्यूटर समझता है। अब जो आप जो बोल रहे हो, आपकी लैंग्वेज दूसरी है और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हो या कंप्यूटर को आप समझा नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ती है। तो इंटरमीडिएटर क्या था बच्चों, जब असेंबली लैंग्वेज आई ना, असेंबली लैंग्वेज आई थी मशीन लैंग्वेज की, जो ड्रॉबैक थी, टफ थी, कॉम्प्लेक्स थी, उसको समझना, उसको रिमूव करने के लिए कौन सी लैंग्वेज आई थी, असेंबली लैंग्वेज आई थी। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज हुआ था, निमोनिक्स यूज हुए थे। अब जो असेंबली लैंग्वेज आई थी बच्चों, आपको इंटरेक्ट करना है मशीन लैंग्वेज के साथ, मशीन के साथ करना है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आया उसको हम असेंबलर बोलते हैं। क्या क्या, असेंबली टू किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आया या ट्रांसलेटर आया। बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांसलेटर, व्हाट आर द ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर में कंफ्यूज मत होना, ट्रांसलेटर आपका असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, ये तीनों ही ट्रांसलेटर्स हैं। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, असेंबली को मशीन लैंग्वेज में जिसने ट्रांसलेट किया उसको हम असेंबलर बोलते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर बच्चों ये हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होते हैं, ठीक है, और दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को, होल हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो इंटरप्रेटर है ये आपको लाइन बाय लाइन बोल सकते हो आप इसको, लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को रन करता है, और जैसे ही कोई एरर आती है तो उसी टाइम पे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, रिजल्ट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर कौन सा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है। रिजल्ट प्रोड्यूस जो है बच्चों ये इंटरप्रेटर है, क्योंकि लाइन बाय लाइन करेगा, जैसे ही एक लाइन में उसको मिस्टेक लगेगी तो उसको वो रेड कर देगा, और आपको नेक्स्ट लाइन पर जब आप लिखना शुरू करेंगे बार बार वो रेड आपको शो होता रहेगा जब तक कि आप उसको ठीक नहीं कर देंगे, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार करता है। जो आपकी सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, उन सब में कंपाइलर्स यूज होते हैं। बट जो आपकी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं बच्चों, लाइक आपकी पाइथन है, ठीक है,
इनमें क्या है, पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज होते हैं। तो ये था आपका टॉपिक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ट्रांसलेट आपको किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो सॉफ्टवेयर उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल क्या है? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये था बच्चों आपका मशीन लैंग्वेजेस हमने कंप्लीट की हैं और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जिसमें हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर आपका पता होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी, वो अभी हम कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मार्कर चेंज कर लेती हूँ। आई होप कि इतना ये क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों? इट इज अ इंटरमीडिएटर। किस किस के बीच में? मान लो, देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये है आपका हार्डवेयर, ठीक है। अब इस हार्डवेयर के ऊपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर है कुछ बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहां पर है आपका लास्ट फॉर्म में आता है आपका यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है? बीच में है। किस किस के बीच में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम किससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को 0-1 की लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। लेकिन यूजर तो यहां बैठा है। यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा? यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐप यूज करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि देखो आप ऐप का वर्ड डेली सुनते जाते हो कि उसने वो ऐप बनवा ली, उसने वो ऐप बनवा ली। ऐप का मतलब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लिया किसी पर्टिकुलर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा? यूजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर मशीन से करेगा। मशीन की जो आउटपुट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे यूजर को पास कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम कर सकता है। एक दूसरी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि 2 पर्सन है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। एक हिंदी बोलने वाला है, एक इंग्लिश बोलने वाला है। हिंदी बोलने वाले को इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ आती, इंग्लिश बोलने वाले को हिंदी कुछ नहीं समझ आती, ठीक है। तो बीच में क्या होगा? एक इंटरमीडिएटर होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जो हिंदी को भी जानता होगा, इंग्लिश को भी जानता होगा, ठीक है। वो हिंदी वाले की बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश वाले की बात हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। वही काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है उसको वो कंप्यूटर को समझाएगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज को वो ह्यूमन बीइंग्स को समझाएगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे जो कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, प्रोसेस मैनेजमेंट, कितने प्रोसेसेस आए, किसको कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कब चाहिए, वो सब एलोकेशन का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। मेमोरी किस सिस्टम को कब चाहिए, कितनी चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। और डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क का कितना पार्ट किस प्रोसेस को देना है, वो कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फाइल मैनेजमेंट यही ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो बच्चों? जितना भी आपका काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, आपका डिस्क मैनेजमेंट है, और आप बोल सकते हो फाइल मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो? मेन पार्ट होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर पूछी जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो बच्चों वो होता है कर्नल, KERNEL, कर्नल। कर्नल क्या करता है? हार्डवेयर, कर्नल क्या होता है? कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, वो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट भी कर्नल करेगा, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट भी कर्नल करेगा, डिस्क मैनेजमेंट भी कर्नल करेगा, फाइल मैनेजमेंट भी कर्नल करेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है कर्नल, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, क्योंकि कर्नल के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो KERNEL, कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये CPU क्या है? CPU इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम।
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, इनको याद रखना, ठीक है। और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बच्चों। ये स्टूडेंट, ये मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स लिखी हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी टाइप्स है, कौन सी टाइप नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एग्जांपल है इसका बच्चों डॉस, जो आपका डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो सबसे पहले आया था कंप्यूटर के लिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना था, जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, जिसके अंदर सारा कमांड की फॉर्म में काम होता है। बहुत से बच्चों ने किया भी होगा इसमें काम। दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर काम करते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों वो है यूनिक्स। एग्जांपल इसलिए साथ साथ दे रही हूँ कि एग्जांपल पूछे जा सकते हैं आपसे। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्क का मतलब क्या, एट ए टाइम सिर्फ एक ही टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन क्या है, ये है बच्चों डॉस, ठीक है। और जो आपका यूनिक्स है बच्चों, जिसका CUI फेस्ड है, ठीक है। अब तो आजकल जो यूनिक्स है, यूनिक्स के वर्जन आ गए, लाइनक्स, फेडोरा, ठीक है, ये वर्जन क्या है, ये सारे GUI बेस्ड है, ये मल्टीटास्किंग है। पर जो यूनिक्स का जो वर्जन था वो भी आपका CUI बेस्ड था, और एक बार में एक ही टास्क को ये परफॉर्म करता था, ठीक है। मल्टीटास्किंग आपका जो विंडोज है ना बच्चों, मल्टीटास्किंग है। लाइनक्स जो है आपका मल्टीटास्किंग में क्या होगा, एक से ज्यादा काम एक ही बार में करना। जैसे एक साइड क्या है, अगर आपके सिस्टम में विंडो है ना, एक साइड आप प्रिंटर से प्रिंट आउट ले रहे होते हो, गाने सुन रहे होते हो स्पीकर से, ठीक है, और टाइप कर रहे होते हो आप MS ऑफिस में, तो ये क्या है, एक बार में आपने 3 काम शुरू कर दिए ना, 3 अलग अलग टास्क थी, अलग अलग प्रोग्राम आपके रन हो रहे थे, उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग भी क्या बच्चों, ये मल्टीटास्किंग का ही पार्ट है, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्राम, मोर देन 1 प्रोग्राम अगर आपके मेमोरी के अंदर रिजाइड करते हैं तो उसको मल्टी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। आपकी मेन मेमोरी के अंदर 2 ही चीजें होती हैं। लोअर पार्ट, ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, मेन मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नीचे वाले पार्ट में, लोअर पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको यूजर एरिया बोलते हैं। उस यूजर एरिया में मोर देन 1 प्रोग्राम जब रिजाइड करते हैं एट ए टाइम, तो उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एग्जाम डायग्राम बना देती हूँ बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन है। मान लो ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, ये लोअर पार्ट है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे यूजर के प्रोग्राम है 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या, CPU को पहले जैसे एक प्रोग्राम 1 को रन कर रहा था, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस टाइप से वो स्विच करता रहता है। स्विच किसके थ्रू करता है बच्चों, कंटेक्स्ट स्विच के थ्रू। ये भी बच्चों अगर याद रहे तो याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, और शायद ये पूछा भी गया कहीं ना कहीं। अब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं बच्चों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर टाइम आपसे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लाइक आपका जैसे फ्लाइट का है, फ्लाइट के अंदर क्या होता है कि जो आपके वहां पे फ्लाइट में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंस्टेंट करता है। आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सी फ्लाइट अराइव हो रही है और डिपार्चर हो रही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिसमैच हो गया आपके रियल टाइम से तो क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। सेम आपका रेलवे लाइन का है कि आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन पर कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आएगी। अगर टाइम थोड़ा सा भी कोलैप्स हो रहा है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। है एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में फैला होना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही बच्चों आज के दिन हम अपना काम कर रहे हैं। इंटरनेट जो हम यूज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कर पा रहे हैं, ठीक है। और आजकल जो जितना भी सारा का सारा जो हम वेब पे काम करते हैं वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें, क्योंकि हम सबकी लोकेशंस अलग हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस हम सबकी अलग हैं। स्टिल हम फिर भी किसी दूसरे के सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे जीमेल सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, याहू मेल सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, गूगल का जो सर्च इंजन का सर्वर है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था बच्चों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों।
उसके बाद क्या बताया मैंने कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्नल। कर्नल क्या करता है, कर्नल जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बताई है वो सारी की सारी कर्नल परफॉर्म करता है। इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि फास्ट रिविजन है और अगर मैं धीरे धीरे बोलती रही तो आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीडली बोल रही हूँ इन सबको। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है डॉस। ठीक है, डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। मल्टी यूजर का बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, यूनिक, जिसमें साइमल्टेनियसली मोर देन वन यूजर काम कर लेते हैं। सिंगल टास्क में डॉस आता है आपका, मल्टीटास्किंग में विंडोज और लाइनेक्स आ जाते हैं। ठीक है, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने अभी बता दिया आपको। तो ये था बच्चों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक। अब हम करेंगे कुछ एक्सटेंशंस, क्योंकि एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे .bmp एक्सटेंशन, .bmp होता है पेंट फाइल को सेव करने के लिए, टू सेव द पेंट फाइल, टू सेव पेंट फाइल। ठीक है, पेंट फाइल को सेव करने के लिए आप bmp यूज करते हैं। .cdr टू सेव द कॉरल ड्रॉ, टू सेव कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ एक आपका ड्राइंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो कॉरल ड्रॉ के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए आपका .cdr एक्सटेंशन होती है। ठीक है, .ppt ये आपको पता होगा, टू सेव पावर पॉइंट, पावर पॉइंट की स्लाइड्स को सेव करने के लिए आप .ppt यूज करते हैं। .xls और .xlx ये आपकी एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए, टू सेव एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए। एक्सेल फाइल नहीं बोलते बच्चों, वैसे वर्कशीट बोलते हैं, एक्सेल वर्कशीट। अगला .doc और .docx ये होती है आपकी टू सेव वर्ड फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं बच्चों, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। .amr, .amr क्या होता है, रिकॉर्डेड ऑडियो और रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो फाइल के लिए, रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो फाइल को सेव करने के लिए आप यूज करते हैं इसको, .amr को। इसको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे रिकॉर्डेड का कीवर्ड है। अब ये जो आपकी ये एक वाली एक्सटेंशंस हैं, JPG है, PNG है, SVG है, GIF है और MPG है, ये बच्चों आपकी किसी भी इमेज को सेव करने के लिए, पिक्चर को सेव करने के लिए होती है। ठीक है, पिक्चर को सेव करने के लिए सबका ध्यान रखेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, .jpg और .mpg दोनों ही क्या है, कंप्रेस करने के काम आते हैं, पिक्चर को कंप्रेस करने के भी काम आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम और कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अब JPG और MPG के फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। इनका होता है JPG मतलब ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, लिख लो, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख भी देती हूँ, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, JPEG। और इसी तरीके से MPG क्या था, मूविंग पिक्चर। देखो कई ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, आपको ध्यान रखना, बिल्कुल याद होनी चाहिए। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप आपका MPG होता है। ये दोनों ही एक्सटेंशन जो है फाइल को कंप्रेस करने के भी काम आती है। अगली है आपकी .mp4 और .avi। ये बच्चों आपकी जो होती है वीडियो फाइल्स जो होती है ना, आपकी वीडियो फाइल्स को एक्सटेंशन होती है, दोनों ही आपकी MP4 और AVI। .apk आपकी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के प्रोग्राम को सेव करने के लिए एंड्रॉयड ऐप में यूज होते हैं। ठीक है, ये MP3 क्या होता है बच्चों, ये ऑडियो फाइल को सेव करने के काम आता है। किसको, MP3 ऑडियो फाइल को, MP4 वीडियो को। .cppap लिखा है बच्चों, ये C++ की एक्सटेंशन है। .jar ये आपकी जावा की एक्सटेंशन है। C लैंग्वेज की एक्सटेंशन है बच्चों ये, और .py आपकी पाइथन की एक्सटेंशन है। ठीक है, अब आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, भगवान से यही प्रार्थना है हमारी, और आपका ठीक हो जाए। एक तो आप MP4 और MP3 में डिफरेंस क्लियर कर लो। ठीक है, ये आपको आनी ही चाहिए, तो हम लैंग्वेज कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक आपका JPG MPG की फुल फॉर्म याद कर लो, और पिक्चर कंप्रेशन के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज होती है, JPG और MPG। ठीक है, PPT का आपको पता है, यहाँ पर आपको एक्सेल का पता होना चाहिए, आपका वर्ड का पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। .bmp भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो पेंट फाइल को सेव करने के लिए आप .bmp यूज करते हैं। ये था एक्सटेंशन का। अब हम कुछ शॉर्टकट कीज कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये स्टूडेंट, अब हमारे पास है ये शॉर्टकट कीज में देखो Ctrl+P
ये होता है आपका प्रिंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो होता है बच्चों, ये होता है फ़ॉन्ट चेंज के लिए। किस लिए? फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल यू ये अंडरलाइन के लिए यूज होता है। कंट्रोल आई, आई मतलब इटैलिक, इटैलिक में चेंज करना है। बी मतलब बोल्ड। और ये जो बच्चों है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के, कंट्रोल के क्या होता है? हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। कंट्रोल जेड आपको पता होना चाहिए, ये अनडू होता है। कंट्रोल वाई जो है आपका रीडू के लिए यूज होता है। ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस F1 एक नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट्स है, आपको एक नई और वर्कशीट चाहिए, उसके लिए आप ओल्ड शिफ्ट और F1 कर देंगे तो एक न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। न्यू वर्कशीट ऐड, फाइन। ओल्ड प्लस F4 किसी भी फाइल या प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए बच्चों आपका ओल्ड प्लस F4 यूज होता है। कंट्रोल प्लस एम ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मुझे ऐसा लग रहा है ये भी पूछा जा सकता है। कंट्रोल प्लस एम ये बच्चों क्या होता है? न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए होता है, पावर पॉइंट के अंदर यूज होता है। और न्यू स्लाइड एडेड, फाइन। कंट्रोल प्लस डी यानी कि डी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाने के लिए किसी स्लाइड का, तो आप उसको कंट्रोल प्लस डी कर देंगे। एन जो है बच्चों कंट्रोल प्लस एन ये कोई भी नया प्रोग्राम या नई फाइल बनाने के लिए यूज होता है। शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 जो है बच्चों नई वर्कशीट बनाने के लिए, न्यू वर्कशीट। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, अभी मैंने एक बताया आपको ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस F1, यहाँ पर तो क्या होगा कि आपको एक नई वर्कशीट ऐड करनी है। एक ऑलरेडी एक वर्क बुक है, एक वर्क बुक के अंदर एक शीट और ऐड करनी है। और शिफ्ट प्लस F11 से एक नई वर्कशीट आपकी बन जाएगी, एक सेपरेटली एक नई वर्क बुक में नई वर्कशीट आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास वर्क बुक है और यहाँ पे आपकी वर्क बुक के अंदर एक नई शीट बनेगी इनिशियली। और जो F7 है बच्चों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग के लिए होता है। ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग के लिए ये यूज होता है। तो ये थे बच्चों शॉर्टकट कीज। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब लॉजिक गेट के बारे में, ठीक है। तो लॉजिक गेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, काफ़ी कंसेप्चुअल है, इजी है, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको बच्चों चाहिए तो ऑलरेडी मैं एक मैराथन क्लास अपलोड कर चुकी हूँ सक्सेस हरियाणा पे। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है एसएससी के नाम से, एमसीक्यूज एसएससी के नाम से आई थिंक, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल को गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पर नंबर सिस्टम से रिलेटेड, लॉजिक गेट से रिलेटेड एक सेपरेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर मैं एक फास्ट तरीके से आपका रिविजन कराऊंगी। डिटेल में अगर किसी को जाना है तो मैंने आपको डिफरेंट वेज बता दिए, आप वहाँ पे मेरे चैनल को गो थ्रू करेंगे तो आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लॉजिक गेट क्या है, हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है आपका बेसिक गेट, बेसिक गेट्स है, और दूसरे हैं बच्चों आपके यूनिवर्सल गेट, ठीक है। और बेसिक गेट के अंदर क्या क्या आता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हर जो पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, और दिमाग में रखना है उसको ताकि आप एग्जाम में कर पाओ। एंड और नॉट तीन बेसिक गेट है। यूनिवर्सल में है आपके कौन कौन से गेट, नैंड और नोर है। अब यूनिवर्सल को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्वेश्चन बनता है। यूनिवर्सल को यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि अकेले नैंड गेट से या अकेले नोर गेट से आप किसी भी बेसिक गेट की फंक्शनिंग करवा सकते हो। कोई भी कंप्लीट सर्किट जो है अकेले नैंड गेट से भी बन सकता है और अकेले नोर गेट से भी बन सकता है, बट यहाँ पर कोई ऐसा गेट नहीं जिसकी हेल्प से हम अकेले एक ही गेट से हम सारा काम करवा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बेसिक गेट में आपके पास एंड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड गेट की। एंड गेट का जो सिंबल होता है बच्चों, लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है ये वाला होता है, ठीक है। और जो इसके लिए यूज होता है सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, ठीक है। सिंबल पूछा जाएगा, सर्किट पूछा जाएगा, और एक जो टेबल है बच्चों इसकी वो बना लो एक बार इस तरीके से 0 1,
001। क्योंकि ये 0 0 क्यों लिख दिया मैंने, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा गेट है, ये तभी आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट आपकी हाई होती है, तो वो होगा एंड गेट। जब 1 1 होगा तभी तो 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो 0 ही कर देगा। अगला है आपके पास ओर गेट। ओर गेट का जो सिंबल होता है बच्चों, ये प्लस के लिए होता है, एडिशन के लिए होता है। और जो आपका सर्किट होता है ये आपका इस तरीके से कर्व में होता है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व डाला मैंने, यहाँ पर भी कर्व बनाए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है और सेमी सर्कल बनाया है। ठीक है, तो ये आपका ओर गेट का सिंबल हो गया, ये लॉजिक सर्किट हो गया। और टेबल भी देख लो थोड़ी सी इसकी, ये है बच्चों, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो ऐसा कौन सा गेट है जब किसी की एक भी इनपुट अगर हाई होती है तो आउटपुट हाई होती है, तो वो बच्चों सिर्फ ओर गेट है। देखो यहाँ पे एक इनपुट हाई थी, आउटपुट हाई होगी, एक इनपुट हाई थी, आउटपुट हाई होगी, दोनों इनपुट हाई हैं तो हाई है ही। ठीक है, अब है नोट गेट। नोट गेट का सिंबल क्या होता है बच्चों, ये वाला, जिसको हम टाइल्ड भी बोलते हैं, टाइल्ड। ठीक है, जैसा आप प्रोनाउंस करें वो आपका के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, सिंबल क्या है इसका, इस तरीके का। अगर x है तो x का बार हो जाएगा, 0 दिया तो आपने 0 की इनपुट आउटपुट 1 हो जाएगी, 1 इनपुट दिया तो 0 हो जाएगी, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा कौन सा गेट है जो इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो है आपका नॉट गेट। तो बच्चों साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब हम बात करते हैं नैंड और नोर की। जो बच्चों नैंड गेट होता है ना आपका, नैंड गेट किस किस का कॉम्बिनेशन है, एंड प्लस नॉट का। ठीक है, इसका मतलब नॉट, एंड प्लस नॉट का आपका कॉम्बिनेशन है। अब जो इसका सर्किट बनता है बच्चों, वो क्या बनता है, देखो डायग्राम, वो इसका सिंबल क्या था, एंड का डॉट था ना, डॉट का आपने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये इसका सिंबल बनेगा। अब इसका सिंबल बनेगा तो यानी कि ये वाली जो आउटपुट है उसका ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यही तो मतलब हुआ ना। जो एंड है उसका आपने नैंड बनाना है, तो एंड के साथ नोट ऐड करना। नोट क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो ये जो आपकी एंड की टेबल है इसका ही इन्वर्ट कर दो आप, इसका 1 कर दो, ये 1 कर दो, ये 1 कर दो, ये 0 कर दो। ठीक है, ये 0, ये 0, 0, 3 आपके 1 आ गए। यहाँ पे आपने 1 लिखा था, ये आपका 0 आ गया। तो ये आपका नैंड गेट की आउटपुट होगी बच्चों। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब है नोर। नोर क्या है आपका, और प्लस नॉट। ठीक है, सिंबल क्या था, प्लस था और का, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या किया, जो ये आउटपुट आई थी और की उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये 0 था तो यहाँ पे 1 कर दिया, ये 1 था 0 कर दिया, फिर 1 था फिर 0 कर दिया, 3 0 आ गए और एक 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो ये आपके यूनिवर्सल गेट थे बच्चों, ये आपके बेसिक गेट थे। अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वो आइडेंटिफाई करने के बोल देगा कि बेसिक गेट कौन से हैं और यूनिवर्सल गेट कौन से। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो वो इन टेबल्स के बारे में आपसे डिस्कस कर सकता है, आपसे सिंबल्स के बारे में पूछ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आसान है। एक बार थोड़े से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक बार देख लो इस पिक्चर को और पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। अगेन नंबर सिस्टम क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है और एक क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से। ये स्टूडेंट, नंबर सिस्टम हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक ऑक्टल, फिर डेसिमल और ये फिर हेक्साडेसिमल। 4 टाइप के नंबर सिस्टम हो गए हमारे पास। अब जो बाइनरी होता है बच्चों, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। इसके अंदर 2 ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 होती है या आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है बच्चों, वो आपका इसका बेस रहता है 2 और इसमें 2 ही बिट होंगी, 0 1 0 1। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है सिर्फ जहाँ पर 2 ही बिट यूज करते हैं, आइदर 0 और 1, वो आपका बाइनरी नंबर है। ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 होता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है बच्चों। ठीक है, और इसकी टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनेगी इसकी ऐसे, 0 1 1 0 और 1 1, ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल क्या होता है बच्चों, ये 0 से लेकर 7 बिट्स को काउंट करने के काम आता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी हो गई, 8 हो गई है। ऑक्ट मतलब 8। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखती हूँ 7 8 9, क्या ये नंबर ऑक्टल है, आप कहेंगे नहीं। क्यों,
क्योंकि 8 और 9 तो इसकी रेंज में है ही नहीं, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे 7 हो सकता है, बट 8 और 9 तो इससे बड़े हैं तो वो आपके ऑक्टल हो ही नहीं सकते। अब बात आती है ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की जरूरत है। बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट की जरूरत थी, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों कितनी बिट की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। 2⁻³ कितना होता है, 8 होता है ना, तो यानी कि 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। कैसे, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप कहेंगे कि मैडम ने ये कैसे लिख दिया। बच्चों इन जो ये डिजिट मैंने लिखे इनकी पोजीशंस होती है। पोजीशन क्या है, यहाँ से शुरू करो, आप 2 की पावर 1 में बढ़ते जाओ, 1 2 4, ठीक है, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से आपका नंबर जो बढ़ता जाएगा। ये जो होते हैं आपके 2 की पावर में होते हैं, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। अब जहाँ जहाँ पर 1 है ना, वहाँ पर मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं था तो ये 0 के इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे 1 कहाँ है, यहाँ 2⁻0 पर है ना 1, तो 2⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या है, सेकेंड पोजीशन 2 के लिए है, तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब 3 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने 2 + 1 कर दिया 3। 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 को मैंने हाई कर दिया, बाकी 2 और 1 को मैंने 0 कर दिया, तो ये आपका 4 हो गया। इस तरीके से 5 6 और 7, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। अब है डेसिमल। डेसिमल के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती है 10, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती है 10, 0 से 9 के लिए, ठीक है। और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों आपके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 4 बिट होना चाहिए, क्योंकि 3 से तो आप 8 रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन आपके पास 2 नंबर और बच गए हैं 9 और 10, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 0 0 0 0 0 1 2, इस तरीके से आपके पास जो लास्ट नंबर है वो 9 है, लास्ट नंबर बन जाएगा 1 0 0 1। क्यों, क्योंकि 1 2 4 8, 8 + 1 4 और 8 + 1 9, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल है। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है बच्चों वो होता है 8। मैंने लिखा ये नंबर 3 3 4 और लिख दिया बेस 8, यानी कि ये ऑक्टल नंबर। कैसे पहचान करोगे, बेस से। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10 होता है बच्चों। आपने कोई भी नंबर लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, 4 लिखा और यहाँ पे लिख दिया आपने बेस 10, तो ये नंबर क्या है, डेसिमल है। हेक्साडेसिमल की बात करें, थोड़ा सा ये अलग है बट इंटरेस्टिंग है। अब हेक्साडेसिमल क्या करता है, ये 16 बिट को काउंट करने के काम आता है, ठीक है। अब 16 बिट्स के अंदर क्या क्या है बच्चों, ये ध्यान रखो, 0 से 9 तो आपकी डिजिट्स हैं, ठीक है, और 10 से लेकर 15 तक आपके अल्फाबेट्स हैं। अब वो अल्फाबेट्स कैसे हो गए, जब मैंने 10 15 लिख दिया तो ये अल्फाबेट्स हो गए बच्चों, ABCDEF, यानी कि आप कह सकते हो 0 से 9 डिजिट हैं और 5 अल्फाबेट है, 6 सॉरी यहाँ पे अल्फाबेट हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल से। हेक्साडेसिमल ही एक ऐसा नंबर है जिसमें आप सभी अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट, ए से लेकर F तक के अल्फाबेट्स को आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। अब मैंने यहाँ बोला 16, तो कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, मिनिमम। मैं अगर लिखती हूँ 2⁻4, 2⁻4 कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे भी 4 बिट्स ही यूज होंगे इस तरीके से। जैसे ही आप 10 की बारी आएगी ना, 10 की बारी आएगी तो वो A लिखेगा, ना कि वो 10 लिखेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 लिखा, उसके बाद आपने 11 जो B से रिप्रेजेंट होगा, 12 C से रिप्रेजेंट होगा, 13 D से, 14 E से और 15 जो है बच्चों F से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप इसका क्लियर हो गया होगा। इसका बेस क्या होगा, इसका बेस भी 16 होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है और हेक्सा का 16 है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी के अंदर कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 बिट की, ऑक्टल के अंदर 3 की, डेसिमल के अंदर 4 की और हेक्सा के अंदर भी 4 की। हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर है जिसमें डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 0 से 9 तक, और आगे ABCDEF 6 जो अल्फाबेट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ये था बच्चों आपका नंबर सिस्टम। अब मैं कन्वर्जन बता देती हूँ, कन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, ठीक है।
ये स्टूडेंट कन्वर्जन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो एक तो डेसिमल आपको नंबर गिवन है, उसको आपको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है, ऑक्टल गिवन है, हेक्सा गिवन है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। या फिर थर्ड जो चॉइस आती है बच्चों, वो आती है किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना, यानी कि ऑक्टल को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मेरा फोकस रहेगा बच्चों यहाँ पर रहेगा डेसिमल टू एनी बेस और एनी बेस टू डेसिमल। ये आसान भी है और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। देखिए डेसिमल टू एनी बेस यानी कि डी पहले आ गया तो आपको डिवीजन करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 17 का बेस है 10, इसको आपको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल गिवन है, किसी बेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा आपको कि आप डिवीजन करेंगे किससे, अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देना। 2 8 जार 16 होता है, यहाँ आप रिमाइंडर लिखते जा। रिमाइंडर जब आपका 16 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 बचेगा ना, ये आपने यहाँ लिख दिया। फिर 2 4 जार 8 होता है, ये आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 2 2 जा 4 होता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 2 1 जा 2 होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ही बचेगा 1, ठीक है। आप रिमाइंडर को भी यहाँ ले आओ। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पार्ट हो जाता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस 1 को यहाँ मत छोड़ना, 1 को यहाँ लेकर आना है, कंप्लीट करना है। और नंबर कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक वो नंबर 0 ना बन जाए तब तक। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब इसको लिखना कैसे बच्चों, ऐसे लिख दो। बॉटम टू टॉप लिखने का भी तरीका बच्चों, इसको बॉटम टू टॉप, ठीक है। इस तरीके से आप इस नंबर को लिख सकते हो। वैसे तो आप कहेंगे मैडम ये तो आप टॉप टू बॉटम लिखे हैं, बॉटम टू टॉप लिखे एक आएगा, बट ये तो लकीली ऐसा नंबर आ गया बच्चों। अगर कोई ऐसा नंबर होगा, मान लो यहाँ पे आपका 1 है, तो वो नंबर जो है गलत हो जाएगा आपका। तो आपको बॉटम टू टॉप लिखना है, इसका मेथड है बॉटम टू टॉप लिखने का, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका बाइनरी नंबर आ गया डेसिमल के इक्विवेलेंट। इसी तरीके से इस नंबर को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो भाई उसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 2 जा 16, 1 बच गया, 8 0 बच गया, ये आपका 21 आ गया। बहुत आसानी से आ गया ये तो, ठीक है। अगर इसी नंबर को आपको इसमें हेक्सा में करना है तो कैसे करेंगे, 17 को आप 16 से डिवाइड कर दो। 16 1 जा 16, रिमाइंडर 1। फिर 16 0 करेंगे, 0 आ गया, ये आपका रिमाइंडर 1 आ गया। ये आ गया 11। 11 को आप कैसे लिखते हैं, 11 को आप लिखते हैं बी से, तो बी आ गया आंसर बच्चों। तो ये आपका इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स क्या था, रिवर्स है एनी बेस टू डेसिमल। अब आपके पास नंबर आ गया 10001, ठीक है, ये बेस आपके पास बाइनरी आ गया, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इसका क्या करेंगे, डिवीजन का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। अब आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, थोड़ा सा इसको वाइड लिख लो। उसके बाद क्या करो, जो भी बेस है उसकी पावर इस तरीके से लिखते जाओ। अगर ये बाइनरी है तो 2 की पावर लिखते जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से लिखते जाओगे। जहाँ जहाँ पर 0 है उसको तो पहले ही काट दो। उसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 2 रेज़ टू पावर 4 को इंटू 1 किया और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1 किया। अब इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। तो आंसर जो आ जाएगा 2 4 जा 16 होता है, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 की इक्विवेलेंट होती है, तो ये हो गया आपका 70। तो आपके आंसर की भी जांच हो गई है कि आंसर हमारा ठीक है, हमारा बाइनरी ठीक आ गया था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ठीक आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आपके पास ये ऑक्टल नंबर गिवन है, लाइक आपके पास ये है 21, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की पावर 0 लगाओ, यहाँ पर 8 की पावर 1 लगाओ। 8 की पावर 1 इंटू 2 लिखो, प्लस 8 की पावर 0 इंटू 1 लिखो। 8 की पावर 1, 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये 17 आ गया आंसर। ये भी ठीक है आपका। तो इस तरीके से बच्चे आप कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करो, कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, उस नंबर का आप कन्वर्जन दोनों तरीके से ही करके देख लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट लगा दो, आपका ये हो जाएगा। तो बच्चों ये था नंबर सिस्टम। मैं बहुत फास्ट वे में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अगर आपको डिटेल में जाना है और आपके पास टाइम है तो बच्चों ऑलरेडी मेरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल पर मिल जाएंगी, उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अब जो हम बच्चे करेंगे, अब हम करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा
स्ट्रक्चर का भी मैं इसी तरीके से करूँगी। मैं फास्ट वे में आपको एक डायग्राम बनाकर दे दूँगी जिससे कि आपका रिविज़न हो जाएगा। डिटेल में अगर आपके पास टाइम है तो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल वीडियो और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं उनके सबके लिंक आपको दे दूंगी। आपके पास जैसा टाइम हो आप देख लेना, ठीक है। अब जो हम करेंगे बच्चों, वो करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर। यस बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा को स्ट्रक्चर करना। किस तरीके से? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज करना, एक प्रॉपर वे में मैनेज करना, क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन बनता है वो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या होती है? डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। अब मैंने बोला कि 101 क्या है? ये डेटा है। मैंने तो नहीं बताया कि ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा हाउस नंबर है, ठीक है। और जब मैंने 101 के सामने लिखा रोल नंबर 101, हाउस नंबर 101, तो इससे आप समझ जाएंगे कि मैडम का हाउस नंबर 101 है और मैडम का रोल नंबर 101। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन जो आपको एक प्रॉपर मैसेज कन्वे करती है। तो अब जो बच्चों डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, ब्रॉडली हम डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बता चुकी हूँ बच्चों। डेटा टाइप्स 4 टाइप की होती है। डेटा स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो एक बार आप देख लेना, उसमें मैंने 4 टाइप बताई है। 4 टाइप में मैंने एक प्रिमिटिव बताई है, एटॉमिक भी कहते हैं जिसको, उसके बाद मैंने एक डिराइव्ड बताई है, एक आपको मैंने कंपोजिट बताई है बच्चों, ठीक है, एक यूजर डिफाइंड बताई है। अब जो कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर को आप 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर में और नॉन लीनियर में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों हमारे पास है एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। क्वेश्चन बन गया बच्चों यहाँ से कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके 2 डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, ट्री और ग्राफ आते हैं, ठीक है। अब देखो एरे, एरे क्या है? एरे सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स है। ऑलरेडी हम सी के अंदर कर चुके हैं इस चीज को। एरे क्या है? सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन भी बताती जाऊंगी। सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम टाइप के एलिमेंट। अब सेम टाइप क्या? या तो भाई आप इंटीजर टाइप के एरे बना सकते हो या फ्लोट टाइप का एरे बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार में आप एक ही टाइप के डेटा को यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, वो आपका क्या बन गया? होमोजीनियस बन गया, ठीक है। अब जो एरे है ना बच्चों, एरे के अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो एरे है वो क्या है? 0 इंडेक्स से शुरू होता है। ए ऑफ 0 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका कहाँ स्टोर होगा? 0th लोकेशन पे। इस तरीके से आपको an-1 पे आपका nth एलिमेंट जो है स्टोर होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि एरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, तो आप बोलेंगे एरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, जो एरे का जो इनिशियल एड्रेस होता है ना बच्चों, आपको पता है होमोजीनियस लिस्ट ऑफ एलिमेंट होती है, तो ये क्या कंटिन्यूटी में ही मेमोरी को एलोकेट कराता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी में ही मेमोरी को एलोकेट कराता है। लगातार ही आपका क्या होगा? इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक, कंटिन्यू ही आपके ये जो एलिमेंट है ये स्टोर मिलेंगे, ठीक है। अब जो एरे का जो फर्स्ट जो एड्रेस होता है उसको हम इनिशियल एड्रेस बोलते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। एरे का जो फर्स्ट एड्रेस होता है उसको आप इनिशियल एड्रेस बोलते हैं। ये आपका इनिशियल एड्रेस होगा ए ऑफ 0, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका स्टोर हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स हो गया 0, एड्रेस हो गया इनिशियल एड्रेस, और यहाँ पे ये होगी वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टैक की। स्टैक किस लिए होता है बच्चों? स्टैक में हमारे पास एक तरीके से आप स्टैक का समझ सकते हो कि जैसे आपको बुक्स लगानी, बुक अरेंज करने के लिए बोल दिया आपको, तो क्या करेंगे आप? वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे। मान लीजिए 10 बुक्स हैं तो 1 2 3 4 इस टाइप से आप पाइल बना देंगे बुक्स का, एक मतलब एक इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे। अब जो स्टैक है उसी का एग्जाम्पल है। अब प्लेट्स आपको बोल दी कि प्लेट्स अरेंज करनी है, एक के बाद एक ऐसे ही लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप इस तरीके से फैला देंगे, एक के ऊपर एक ऐसे ही तो जचाएंगे। तो वो क्या है? वो भी स्टैक का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, पाइल ऑफ बुक, पाइल ऑफ ट्रे, पाइल ऑफ प्लेट्स, वो क्या होगा? स्टैक होगा। तो यहाँ पर जो स्टैक है बच्चों, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है ही,
ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड है। कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है इसमें, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपने 10 बुक जचाई है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे सेकंड बुक मांगी तो आप डायरेक्ट सेकंड बुक निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली सारी गिर जाएंगी। ऊपर वाली आपको गिरानी नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 10th बुक को निकालेंगे, फिर 9 को, फिर 8 को, फिर 7 को, 3 को, 2 को। इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। इसलिए लास्ट इन, जो लास्ट में डाली थी 10, पहले उसको निकाला, फिर सेकेंड लास्ट, फिर आपने उसको निकाला। ठीक है, तो जो स्टैक का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक प्रिंसिपल पूछा जाएगा एग्जाम में, एक आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जो स्टैक है ना बच्चों, स्टैक का एक ही टॉप होता है। मैंने बताया ना कि ऊपर से ही तो निकालेंगे, जो स्टैक के जो ऊपर से आप जब निकालते हो ना उसको हम टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों एग्जाम में पूछने लायक है। उसके बाद जो स्टैक है ना, स्टैक के अंदर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक है पुश, दूसरा है पॉप और तीसरा है पीक ऑपरेशंस। ठीक है, पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब डिलीट करना और पीक मतलब सर्च करना। ठीक है बच्चों, तो 3 ऑपरेशंस, स्टैक का टॉप जहां से आप इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, एक ही टॉप होता है यहाँ पे, और लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। आई होप इतना क्लियर कर लोगे तो काफी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, एक चीज और कर लो, स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर क्या इसकी रियल लाइफ के एप्लीकेशंस क्या हैं। ये बच्चों पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। पोस्ट फिक्स, अब क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकती हूँ। अब पोस्ट फिक्स का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पर मान लो a+b आप मैथ्स के अंदर लिखते हैं, तो ये जो ऑपरेटर अगर ये पीछे लगा दिया, a b पहले लगा दिया और प्लस आपने पीछे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आ जाएगा, इनफिक्स में ऑपरेटर जो बीच में आ जाएगा। सिर्फ ऑपरेटर के साथ ही खेल खेलना है इसमें। ठीक है, और स्टैक कहाँ यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करने में आप स्टैक का यूज कर सकते हैं, और पैलिंड्रोम चेक करने में आप स्टैक का यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों क्यू। क्यू क्या है, क्यू अगेन एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये FIFO पे काम करता है। जो हम जनरल लाइफ में कहीं भी जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं ना, जो पहले आया पहले उसको सर्व किया जाता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से। तो क्यू का एग्जाम्पल भी यही है बच्चों, FIFO बेस्ड है। इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियर और फ्रंट 2 टर्म यूज होती है बच्चों। रियर मतलब इंसर्ट करते हैं, जैसे स्टैक के अंदर एक सिंगल टॉप होता था ना, वहीं से इंसर्शन करना है, वहीं से डिलीशन करना है। बट क्यू के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, डबल एंडेड होता है। एक साइड से हम आते जाते हैं, जो लेट आया वो पीछे लगता जाता है ना, उसको हम रियर बोलते हैं, और जो पहले आया वो फ्रंट में आगे आते जाते हैं। ठीक है, और उनका काम होता जाता है, उनको हम डिलीट करते जाते हैं। तो फ्रंट से हम डिलीट करते हैं और रियर से हम ऐड करते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब जो है क्यू जो है, क्यू के भी टाइप्स होती है। एक लीनियर क्यू होता है, एक सर्कुलर क्यू होता है, एक डब्ल्यू क्यू होता है। ठीक है, डब्ल्यू क्यू को आप डी क्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है, डबल एंडेड। डबल एंडेड में क्या हो सकता है, आप एक एंड से एक एंड से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और दूसरे एंड से भी आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन जब लीनियर क्यू होता है, वहां पर सिर्फ आप एक एंड से इंसर्ट कर सकते हो, दूसरे एंड से आप डिलीट कर सकते हो। तो डब्ल्यू इसलिए बोला है बच्चों, इसके दोनों एंड से आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर क्यू होता है। सर्कुलर क्यू का मतलब आप समझ गए होंगे। सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक क्यू बना दिया आपने, तो ये आपका लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट्स के बाद फिर आप फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं, तो इस टाइप से एक सर्कल बन जाता है। लास्ट से फर्स्ट पर आ गए, फर्स्ट से एक साइकिल बन गया, एक व्हील बन गया, जिसके थ्रू आपको चक्कर का लगाना है, वो आपका सर्कुलर क्यू बन गया। अब जो बात करते हैं बच्चों लिंक लिस्ट की बात, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता दूं। क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर का कोई पेपर देख रही थी मैं, वहां पर आ गया था कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका, वो एरे से ज़्यादा एफिशिएंटली वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप लिंक लिस्ट से। तो बच्चों जो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है और जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम एरे से करते हैं।
आसान रहती है हमारे लिए बनाना, और वो कंप्यूटर के लिए भी मैनेज करना आसान है, क्योंकि एरे क्या कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर कराता है। तो स्टैक और क्यू में भी क्या है, आपको कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस के लिए आपके पास एरे से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो क्वेश्चन याद रखना, स्टैक और क्यू की बेटर रिप्रेजेंटेशन, बेटर अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उसको एरे से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन। अब जो बात आ गई बच्चों लिंक लिस्ट की, लिंक लिस्ट के अंदर एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लो कि यहाँ पे नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स जो है स्टोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस था ना सारा एरे के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर नॉन कॉन्टिजियस। इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट आपका कहीं पर है, दूसरा एलिमेंट आपका कहीं पर है। ऐसा नहीं है कि एक ही मेमोरी लोकेशन से आपको कंटिन्यूस आगे मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं मैं इसका, लिंक लिस्ट के बारे में बता देती हूँ बच्चों। थक गए बच्चे, बहुत ज़्यादा स्पीडली मैं आपको करवा रही हूँ, मुझे भी सांस चढ़े हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि मैं आपका कम से कम टाइम लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करा दूँ। ठीक है, और आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपके विशेज़ मुझे भी मिले और मेरे विशेज़ आपको मिले, तो दोनों तरीके से ही फायदा है। ठीक है, अब जो बच्चों लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट का एक तो पॉइंट याद कर लो, नॉन कॉन्टिजियस, क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना। ठीक है, दूसरा क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर जो आपके एलिमेंट होते हैं उसको हम नोड बोलते हैं। अब एक नोड होता है लिंक लिस्ट के अंदर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है डेटा और दूसरा है एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, डेटा। ये भी बच्चों पूछा गया था कि जो लिंक लिस्ट है उसमें हम एलिमेंट को क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, और दूसरे पार्ट में एड्रेस होता है। एड्रेस किसका होता है, अब मान लो ये नोड 1 है, अगला नोड है आपका 2, तो इस नोड 2 का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर होगा, ताकि आप यहाँ पर जा सको। तभी मैंने नॉन कंटिजियस बताया था, ये किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, ये किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। कैसे लिंक करेंगे एक दूसरे को, इसके एड्रेस पार्ट से। जो इसमें एड्रेस होगा ना, हम नेक्स्ट उसी एड्रेस पर जाएंगे और अगले एलिमेंट को वहाँ पर हम सर्च करेंगे, इसलिए ये आपका नॉन कंटिजियस है। दूसरा जो है आपका लिंक लिस्ट जो है आपकी, एक लीनियर होती है, एक आपकी डबली लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, एक आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है बच्चों। लीनियर लिंक लिस्ट में तो यहाँ पे जो लीनियर लिंक लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि जो लास्ट का जो एलिमेंट होता है, मान लो आपकी एक लिस्ट में 2 ही एलिमेंट है, तो ये होता है नल। ठीक है, ये पहचान है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। लीनियर लिंक लिस्ट में लास्ट जो एड्रेस होता है वो नल होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट एड्रेस होता है वो किसका एड्रेस होता है, इस नोड 1 का एड्रेस होता है, तभी तो आप वापस आएंगे। मान लो ये लोकेशन 101 है, तो 101 वापस यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आप यहाँ पर वापस आ सको, तभी ये सर्कल बनेगा ना। लास्ट से फर्स्ट पर आए, फर्स्ट से फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर लास्ट पे चलेंगे, इस तरीके से आप घूमते रहोगे, वो सर्कुलर है। अब डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें आप लेफ्ट का भी एड्रेस होता है और राइट का भी। कैसे, यहाँ पर एक नोड बना देते हैं, ये है आपका एक नोड। ठीक है, इस नोड में ये बीच वाले पार्ट में तो डेटा होता है, इसमें लेफ्ट नोड का एड्रेस होता है और इसमें राइट नोड का एड्रेस होता है। तो दोनों वे से आप ट्रेवर्स कर पाते हो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, उसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ट्री और ग्राफ की भी, वो ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ, और एग्जाम में आई होप कि यहीं से आ जाएंगे। तो अब है बच्चों ट्री। ट्री क्या है, एक हिरारिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ट्री हो गया ना। इस ट्री के अंदर क्या होता है, एक तो होते हैं बच्चों वर्टिसेस, इस ट्री के अंदर ये तो होते हैं बच्चों इसके नोड। ठीक है, और ये होती हैं इसकी वर्टिसेस, एजेस। नोड और एजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नोड किसको बोलते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं, और ये जो एरो, ये जो लिंक कर रहा है ना एक नोड को दूसरे नोड से, उसको हम एज बोलते हैं। ठीक है, कि जो ग्राफ है, इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, अब ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस है, देखो ट्री तो होता है आपका हिरारिकल वे में, बट जो ग्राफ होता है बच्चों वो हिरारिकल नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का कोई बना दिया, ये आपका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, ये आपका ग्राफ है। तो ये जो होते हैं इनको वर्टिसेस बोलते हैं, और जो ये लिंक है इस लाइन को हम बोलते हैं एजेस या आर्क, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है बच्चों, और आई थिंक ग्राफ के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा आपका। आपको बस ये देखना है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री और ग्राफ होते हैं। ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है मेनली, कि ट्री कभी भी क्या है कि अपना लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे नहीं आता है। ग्राफ में ऐसा पॉसिबल है, कनेक्टिविटी सब नोड्स की हो सकती है, ठीक है। और ट्री जो है बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री कर लेना। ग्राफ के अंदर जो डेफिनेशन पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी जिसमें आपके वर्टिसेस और एजेस होंगे, वो आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ये था आपका